हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर 1 बायोलॉजी का जैव प्रक्रम यानी जैव प्रक्रम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत स्टूडेंट के ये कमेंट आ रहे थे कि जल्द से जल्द हमें बायोलॉजी का भी वीडियो अपलोड कर दीजिए, इसीलिए हम आज आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम क्या होता है, पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में हमें क्या दिया गया है, क्या हमें पढ़ना है यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले आता है जैव प्रक्रम, जो कि हमारे चैप्टर का ही नाम है। तो हम जैव प्रक्रम को जान लेते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम क्या होता है, वे सभी प्रकार के यानी वे सभी प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करते हैं क्या कहलाते हैं? बोले सभी लोग, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? एक बार और रिपीट कर देते हैं। ओके, देखिए, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते, किसका काम करते हैं? अनुरक्षण का काम करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। राइट, फिर इसके बाद देखिए थोड़ा सा और पॉइंट में, जीवों में कई प्रकार के प्रक्रम पाए जाते हैं, यानी इसमें कई प्रकार के प्रक्रम पाए जाते हैं जो चलते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम ले लेते हैं, कौन कौन से हैं? पोषण हमारा पहला है पोषण, दूसरा हमारा है श्वसन, तीसरा हमारा है उत्सर्जन, और चौथा हमारा है परिसंचरण, पांचवा हमारा है जनन आदि। क्या है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, जनन। क्या बोलिए सभी लोग मेरे साथ, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, जनन आदि। ये सभी प्रक्रम ये प्रक्रम जीवों में निरंतर होते रहते हैं, यानी जीवों में ये प्रक्रम क्या होते हैं? होते रहते हैं। क्या होते हैं? होते रहते हैं। ठीक, यहाँ तक ठीक है? समझ में आया सभी को? बोले सभी लोग, आ रहा है समझ में? ठीक है, फिर आगे देखते हैं पोषण क्या होता है। अब क्या हमारा मेन पॉइंट है, बताइए सभी लोग, पोषण। क्या? पोषण क्या होता है? पोषण किसे कहते हैं? तो भाई लोग, पोषण वो होता है जो खाना हम खाते हैं तो हमारे शरीर को पोषित करता है, वही पोषण कहलाता है। क्या? जो भी हम खाते हैं तो हमारे शरीर में जाता है तो क्या होता है? हमें पोषण प्राप्त करता है, यानी पोषण देता है, पोषित करता है हमारे शरीर को, वही पोषण कहलाता है। डिफिनेशन के माध्यम से देख लेते हैं। ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। क्या कह रहा है ये? जो हम भोजन लेते हैं अपने शरीर में, मतलब जो हम लेते हैं तो उसी को प्रक्रम कहा जाता है, यानी जो भोजन अपने शरीर में ग्रहण करते हैं या ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो वही हमारा प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, यानी अपने शरीर में जो भोजन के रूप में और जो शरीर में अंदर लेते हैं भोजन को हम, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और जिससे हम सारे कामों को आसानी से कर पाते हैं, वही हमारा पोषण है। क्या है? पोषण है। अब पोषण को देखते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। एक मिनट, पहले हम देख लेते हैं पोषण के तत्व। क्या देख लेते हैं? पोषण के तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, कितने तत्व होते हैं पोषण के, ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, पोषण के तत्व क्या है? पोषण के तत्व होते हैं 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला हमारा है कार्बोहाइड्रेट। क्या हमारा है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हमारा है वसा, तीसरा हमारा है प्रोटीन्स, और चौथा है विटामिन्स, और ये 5
पांचवा हमारा जल तथा खनिज लवण। क्या है? जल तथा खनिज लवण। ठीक है, देखिए पहला हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, दूसरा हमारा है वसा, तीसरा हमारा है प्रोटीन, चौथा हमारा है विटामिन और पांचवा हमारा है खनिज तथा लवण। गुड, वेरी गुड। सभी को यहाँ तक समझ में आया? पोषक तत्व तो समझ में आ गए? ठीक है, पोषण समझ में आया आपको? वेरी गुड। अब देखते हैं पोषण के प्रकार, यानी पोषण के कितने प्रकार होते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है स्वपोषी पोषण। क्या है? स्वपोषी पोषण। और दूसरा हमारा है विषमपोषी पोषण। क्या? विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? जो हम खुद के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, यानी अगर हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वो हम क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। और जब कोई दूसरे व्यक्ति पर या पेड़ पौधों पर किसी पर निर्भर होता है खाने के लिए कि भाई तुम खाना हमको दो तभी हम खाएंगे, तो क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, जैसे हमें क्या करते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे? प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो वो क्या कहलाए? क्या कहलाए बताइए सभी लोग? स्वपोषी कहलाए, स्वपोषण कहलाए। और जैसे कोई मानव हो गया या कोई बकरी हो गई या कोई भी ले लो, तो वो क्या कहलाएंगे? कैसे? वो हम भोजन के लिए क्या करते हैं? गेहूं हो गया, चना हो गया, जो भी दालें हैं, जो भी गेहूं है, जो चीज होता है वो किससे होता है? पेड़ पौधों से होता है। फल होता है पेड़ पौधों से होता है। गेहूं वगैरह होते हैं जमीन से होते हैं। तो एक न एक तरीके से हम उससे पौधों के ऊपर आश्रित होते हैं। क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, यानी जब वो हमें देगा तब हम अपना भोजन बनाएंगे। यानी हम अपना भोजन बनाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। तो हम क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषमपोषी। कुछ लोग कहेंगे कि हम अपना खाना तो स्वयं बना लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। खाना तो हम स्वयं बनाते हैं, लेकिन वो खाना कहाँ से आता है? वो खाना कहाँ से आता है? जमीन से आता है, पेड़ पौधों से आता है, यानी किसी न किसी माध्यम से वो कहीं न कहीं से हमारे पास आता है, न कि हम उसको बनाते हैं। ठीक है, हम तो सिर्फ जो हमारे पास अनाज होता है उसका इस्तेमाल करके हम अपना खाना बनाते हैं। बाकी वो उगा कहाँ से है, वो बना कहाँ से है, वो किससे उगा, ये मेन रखता है। तो वो कहाँ से उगता है? पेड़ पौधों से उगता है। तो हम मानव या कोई भी जीव जंतु किस पर आश्रित होते हैं? पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। किसमें? पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? चलिए परिभाषा के माध्यम से इसको देख लेते हैं। क्या कहता है ये? ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिक, क्या? ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जल तथा प्रकाश के माध्यम से, किससे? जल तथा प्रकाश के माध्यम से भोजन, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। मैंने अभी अभी बताया ना आपको कि जो अकार्बनिक यौगिक और प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों से मिलती है। तो जब पेड़ पौधों से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, उसी से क्या करते हैं पौधे? अपना भोजन बनाते हैं। किसके किसकी उपस्थिति में? कार्बनिक यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड और जब जल यानी पानी हो और प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है, तो क्या पत्तियों के द्वारा क्लोरोफिल से क्या करते हैं पौधे? क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं अपना, यानी पेड़ पौधे भी अपना भोजन। तो इसका रसोई किसको कहा जाता है? पत्तियों को, यानी जो उनका रसोई होता है पेड़ पौधों का, वो पत्तियों को कहा जाता है। और वो पत्तियों में जो आपने देखिए नशे में, उसके द्वारा उनका क्या होता है? पूरे
जगह भोजन पहुंचता है। ठीक है, तो ये पेड़ पौधे किसके द्वारा भोजन बनाते हैं? पत्तियों के द्वारा बनाते हैं। और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। सॉरी, हीमोग्लोबिन तो मानव में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। इतना समझ में आया आप सभी को? ठीक है, अब हम देखते हैं कि विषमपोषी क्या होता है। हमने स्वपोषी तो देख लिया क्या होता है, हमें समझ भी बहुत अच्छे से आ गया। क्यों बताइए? सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया है ना? हम बहुत ही इसलिए बता रहे हैं और एक एक से आसान भाषा में बता रहे हैं ताकि आपको तुरंत याद हो जाए और बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना ताकि आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं विषमपोषी पोषण क्या होता है। क्या विषमपोषी पोषण क्या होता है? तो ये कहता है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। क्या करते हैं? स्वयं नहीं बनाते। यानी मैंने अभी बताया नहीं आपको कि हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हम अपने भोजन के लिए किसी न किसी पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, हमने बताया अभी को, तो वही है। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं या नहीं बना सकते हैं, अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। किसमें? अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? परपोषी या विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। क्या? परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। तथा यह क्रिया क्या कहलाती है? परपोषण या विषमपोषण कहलाती है। बहुत ही आसान है, एक बार और समझ लीजिए। ऐसे जीव, क्या कहता है ये? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, तो ये विषमपोषी या परपोषी कहलाते हैं। तथा यह जो क्रिया होती है इसी को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण कहलाती है। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को? वेरी गुड, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। अब हम देख लेते हैं जंतुओं में पोषण के चरण, यानी जंतुओं में जो पोषण होते हैं वो कितने चरणों में पूर्ण होते हैं। यानी जंतुओं में जो भी पोषण होते हैं वो कितने चरणों में पूर्ण होते हैं। तो इनके चरण देख लेते हैं कि इनके चरण कौन कौन से हैं जिसमें ये अपने भोजन बनाते हैं या चरण में पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा है अंतर्ग्रहण। क्या? अंतर्ग्रहण, यानी जब भोजन को खाते हैं तो अंतर्ग्रहण। जब भोजन का पाचन करते हैं यानी भोजन को पचाने का काम किया जाता है तो वो कहलाता है हमारा पाचन। और जब हम अवशोषण करते हैं, क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। पोषण क्या कहते हैं? अवशोषण करते हैं, तो वो हमारा अवशोषण कहलाता है। इसके बाद स्वांगीकरण। जब स्वांगीकरण किया जाता है तो उसको स्वांगीकरण कहते हैं। और बहिक्षेपण या मल त्याग। बहिक्षेपण मल त्याग वो होता है जब हम भोजन को पचाकर और ये सारी क्रियाएं करके लास्ट में उस भोजन को जो हमारा मतलब खराब पोषण होता है, यानी जो जैसे हमारा जो अच्छा भोजन होता है तो हम खाते हैं तो जो भी कचरा बचता है यानी खाने के बाद क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे सेहत के लिए आवश्यक है वो हम रख लेते हैं। और जो बचता है, जो जितना एक्स्ट्रा बच जाता है या जो भी खराब हो जाता है उसको हम क्या करते हैं? निकाल देते हैं यानी मल त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? बहिक्षेपण या मल त्याग। यानी हम किसी न किसी माध्यम से क्या करते हैं? उसको त्याग देते हैं यानी निकाल देते हैं। ठीक है, तो इतना तो सबको पता ही होगा। हाँ, तो ये समझ में आया आप सभी को? बताइए सभी लोग, यहाँ तक समझ में आया? चलिए इसके बाद हम इसके बाद की टॉपिक आपको समझाते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद बताएं। जो मनुष्य होते हैं तो वो अपना पोषण कैसे करते हैं ये हम देखेंगे इसके आगे। ठीक है, तो पीछे हमने जो पढ़ा उसके बाद ये हमारा है मनुष्य में पोषण कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या डिफिनेशन है।
भोजन के रूप में ग्रहण किए गए, यानी जो भोजन ग्रहण करते हैं मनुष्य, ठीक है। तो मनुष्य जो भी भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें ग्रहण किए गए क्या होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं। तो जटिल पदार्थ को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए, यानी शरीर द्वारा जो प्रयोग में लाए जाते हैं, शरीर के माध्यम से हम उसको प्रयोग करते हैं, तो क्या कहलाता है वो, प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख सरल रूप, यानी जो भी प्रमुख सरल रूप होते हैं उसको क्या करता है, ये अपघटित करता है। क्या करता है, अपघटित करता है। यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, पाचन क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, पाचन क्रिया। यानी जब भोजन हम अपने शरीर में लेते हैं किसी न किसी माध्यम से, तो उसमें कई प्रकार के जटिल पदार्थ पाए जाते हैं। तो जब हम जटिल पदार्थ से क्या करते हैं, भोजन को पचाते हैं, तो उसमें क्या होता है, अपघटित होता है, यानी पचता है हमारा भोजन। वही हमारी क्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। ठीक है, तो पाचन क्रिया आपको समझ में आई, ऐसे होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। भोजन के रूप में ग्रहण किए गए, यानी भोजन के रूप में, जब हम भोजन के रूप में कुछ भी ग्रहण करते हैं, मानते हैं कि ये हमारा भोजन है, क्या करते हैं, मानते हैं कि हमारा भोजन है और कुछ न कुछ क्या करते हैं, खाते हैं। क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो उसी को, उसमें जो जटिल पदार्थ पाए जाते हैं, बहुत सारे जटिल पदार्थ पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख सरल पदार्थ, जो भी सरल पदार्थ होते हैं, तो वो क्या होते हैं, अपघटित होते हैं, किसी न किसी रूप में अपघटित होते हैं। यही हमारी क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। यानी कुल मिलाकर आपको ये कहना है कि जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसे पचाने की क्रिया, यानी भोजन की पचाने की क्रिया, जो भी अपघटन क्रियाएं होती है पाचन करने में या खाना पचाने में, तो वही हमारा पाचन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, बहुत ही आसान है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है। मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। तो ये क्या कहता है, पाचन तंत्र देखते हैं। भोजन को चबाना, यानी जब हम भोजन खाते हैं तो दांतों के माध्यम से जब भोजन को चबाते हैं, क्या करते हैं, चबाते हैं। यानी खाना खाने के बाद जो रोटी खाते हैं तो उसको ऐसे ऐसे खा करके चबाते हैं ना, ताकि छोटा हो जाए और हमारे पेट के अंदर चला जाए, ताकि अच्छे से खाना मिल जाए और पच जाए, है ना। तो जब हम भोजन को चबाते हैं तो वो हो गया। फिर चबाए हुए भोजन को निगलना, जब हम भोजन को चबाकर निगलते हैं, ऐसे करके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो जब हम भोजन को चबाकर निगलते हैं वो हो गया। फिर इसके बाद निगले हुए भोजन को पचाना, फिर निगले हुए भोजन को हम क्या करते हैं, पचाते हैं। क्या करते हैं, पचाते हैं। ठीक है, और फिर तथा अपचय, अपचय भोजन को, यानी जो भोजन पचा नहीं है, ठीक है, वो अपचय हो गया। तो अपचय भोजन को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, यानी बाहर से त्याग देते हैं, किसी न किसी माध्यम से हम उसे निकाल देते हैं। सबको पता है हम भोजन को खाते हैं, जब भोजन जो नहीं पचता है, खराब हो जाता है, उसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, यही प्रक्रिया हमारी पाचन तंत्र कहलाती है। क्या कहलाती है, पाचन तंत्र कहलाती है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको कहना ये है कि जब हम भोजन को खाने से लेकर के भोजन को जो नहीं पचता उसको निकालने तक का जो भी सिस्टम बना हुआ है, जो जो होता है उसके बीच में, वही सब पाचन तंत्र या पाचन क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, सभी को पता है कि सभी लोग खाना खाते हैं। ठीक है, इतनी बात तो सबको पता है कि सभी लोग खाना खाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। अब जब हम खाना खाते हैं तो उसको चबाते हैं, चबाते किसे, ताकि ये हमारे जो लार होता है, लार हमारा बहुत ही फायदेमंद होता है। ये जो हमारे जीभ का लार होता है, यानी लार्वा, तो इसमें सलाइवा मिला होता है, जो हमारे भोजन को पचाने में बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, तो जब हम भोजन को चबा चबा के खाते हैं, ऐसे चबा चबा के, तो ये हमारे शरीर को बहुत ही पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, तो सबको भोजन कैसे खाना है, चबा चबा कर खाना है। ठीक है, और जो आप भोजन को चबा चबा के नहीं खाते तो वो भोजन आपका नहीं पचता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, भोजन चबा चबा कर खाना है। ठीक है, सभी को इतनी समझ में आई। फिर जब हम भोजन को चबाते हैं, ठीक है, फिर चबाए हुए भोजन को क्या करते हैं, निगलते हैं। जब हम भोजन को चबा लेते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे करके निगल जाते हैं। ठीक है,
ये हुआ। फिर भोजन को निकल गए हमने, फिर इसके बाद क्या करते हैं, निकले हुए यानी निगले हुए जो हमने निगला भोजन उसको क्या कहते हैं, पचाते हैं। क्या करते हैं, पचाते हैं। वो प्रोसेस हमारे पेट के अंदर होता है, ठीक है। वो प्रोसेस हम नहीं करते, चबाने का और निगलने तक का प्रोसेस हम खुद से करते हैं, बाकी वो अंदर सिस्टम है वो खुद होता रहता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पचाते हैं। इसके बाद क्या करता है, अपचय भोजन को, यानी जो हमने भोजन पचाया वो हमारा पोषण या हमारे शरीर को लगता है, और जो भोजन बचा है, जो भोजन बचता है वो भोजन हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। अगर हम भोजन को नहीं निकालते तो वो भोजन अंदर पेट के अंदर सड़ता रहता है और पेट के अंदर गंदगी फैला देता है, और जब गंदगी फैला देता है तो यही चीज क्या होता है, हमारे शरीर को हानिकारक होता है और कई बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो हमें भोजन को जब हमारा भोजन नहीं पचता तो उसको रोज हमें निकाल देना चाहिए, ठीक है। इतना हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ तक हमने ठीक है समझ लिया। फिर इसके बाद आता है पाचन तंत्र द्वारा ये होता है। फिर मनुष्य के पाचन तंत्र में क्या होता है, आहार नाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आहार नाल व उससे संबंधित ग्रंथियां पाई जाती है। यानी मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार नाल पाई जाती है और उससे संबंधित क्या पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ग्रंथियां। तो चलिए हम देखते हैं आहार नाल क्या होती है। क्या देखते हैं, आहार नाल क्या होती है। यहाँ तक हमने समझा, सब लोगों को अच्छे समझ में आया है, ठीक है। अब हम देखते हैं आहार नाल क्या होती है। क्या चीज, आहार नाल क्या होती है। तो आहार नाल क्या होती है, इससे पहले हम इसको समझ लेते हैं। क्या समझते हैं, आहार नाल से पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये हमने आपके लिए डायग्राम बनाया ताकि हम आपको आसानी से इस डायग्राम के माध्यम से समझा सके। तो देखिए ये हमारे क्या है, दांत है। क्या है, दांत है। तो जब हम भोजन खाते हैं, ठीक है, जब हम भोजन को खाते हैं तो यहाँ से हम खाते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ दांत हमारे होते हैं, तो दांत से हम क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं। क्या करते हैं, चबाते हैं। इसके बाद भोजन यहाँ से ग्रास नली से यहाँ से निकलता हुआ यहाँ आता है। किस में आता है, यहाँ से आता है। यहाँ हमारे यहाँ आता है, किस में आता है, छोटी आंत में। इसको हम क्या कहते हैं, जो हमारी है इसको हम कहते हैं छोटी आंत। क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं, ठीक है। ये हमारी छोटी आंत है और ये हमारी क्या है, बड़ी आंत है। क्या होती है, बड़ी आंत। तो क्या होता है, हमारा भोजन इसमें आता है, इससे प्रोसेस होके इसमें जाता है, अमाशय में जाता है। कहाँ जाता है, अमाशय में। अमाशय में जाने के बाद ये आता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जब ये धीरे 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 चलता है और पचता जाता है, इससे क्या होता है, हमारा भोजन एकदम पिस जाता है, मशीन एकदम मैदे की तरह हो जाता है, एकदम नार। तो वो क्या हो जाता है, ये छोटी आंत में जाते जाते, जबकि हमारी छोटी आंत बहुत लंबी होती है, ठीक है। तो ये छोटी आंत में जाते 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 क्या होता है, बड़ी आंत में जाता है। किस में जाता है, बड़ी आंत में। फिर इसका बड़ी आंत में प्रोसेस होता है, बड़ी आंत में ऐसे ऐसे जाता है, और जब ये भोजन यहाँ से पच जाता है तो यहाँ क्या हो जाता है, जो भोजन हमारा बचता है इसको यहाँ से निकाल देते हैं, गुदा द्वार के माध्यम से निकाल देते हैं। ये हमारा मलाशय होता है, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, जो नहीं पचता है, वही हमारा मलाशय कहलाता है। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, भोजन को बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, निकाल देते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ना। क्या होता है, ये हमारा यकृत होता है और इसको हम पित्ताशय बोलते हैं। ये हमारी क्या होती है, ग्रहणी होती है, ठीक है। ये हमारी ग्रहणी है। और ग्रास नली आपको पता ही है, जहाँ से भोजन जाता है उसी नली को क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं, ठीक है। और ये हमारी लार ग्रंथियां होती है, जो कि हमारे मुंह में होती है, जीभ के नीचे जो लार ग्रंथि है जिससे लार निकलता है, वही हमारे लार ग्रंथियां कहलाती हैं, जो कि हमारे भोजन को पचाने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती हैं, ठीक है। तो ये हमारी लार ग्रंथियां होती हैं। तो ये डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आया है किससे क्या होता है। एक बार फिर समझा देते हैं। हमारा भोजन यहाँ से चबाते हुए, जब हम यहाँ से चबाते तो भोजन यहाँ से निकलता है, और जब यहाँ से निकलता है तो छोटी हाथ में जाता है। जब छोटी हाथ में जाता है तो छोटी हाथ से जाते जाते जब पूरा भोजन पचता है, उसके बाद लास्ट में जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पूरा जब इसका प्रोसेस खत्म हो जाता है तो ये बड़ी आंत के द्वारा यहाँ बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो भोजन का पचना आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा, हमें लगता है। बताइए सभी लोग, भोजन का पचना आप सभी को समझ में आ गया है ना।
हाँ, तो चलिए अब हम देखते हैं आहार नाल। क्या देखते हैं? आहार नाल क्या होती है। तो मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। क्या होती है? 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, ये सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर विभिन्न भागों में इसका व्यास अलग अलग होता है, यानी इसका व्यास कोई निश्चित नहीं होता, इसका व्यास अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। क्या होती है? लंबी होती है। विभिन्न भागों में इसका व्यास अलग अलग होता है। ठीक है, आहार नाल को निम्न भागों में बांटा गया है, यानी आहार नाल को कितने भागों में बांटा गया है ये हम देख लेते हैं। तो आहार नाल को कई भागों में बांटा गया है। किन किन भागों में बांटा गया है? मुख्य एक क्या है? मुख्य एवं मुख्य ग्राहिका। क्या है? मुख्य एवं मुख्य ग्राहिका। दूसरा हमारा है ग्रासनी, यानी जो ग्रास नली होती है। और तीसरा हमारा है ग्रास नली, जिसके माध्यम से भोजन अंदर जाता है। और चौथा हमारा है अमाशय। अमाशय हमने आपको बताया। और ये पांचवा हमारा होता है छोटी आंत। और ये हमारा छठवा होता है बड़ी आंत। तो आहार नाल पता चला किन किन भागों में बांटा गया है। हाँ, चलिए एक बार और देख लेते हैं। मुख्य गुहा एवं ग्राहिका, और दूसरा है हमारा ग्रासिका ग्रासनी, और तीसरा हमारा है ग्रास नली, चौथा हमारा है अमाशय, और पांचवा हमारा छोटी आंत, और छठवा हमारा है बड़ी आंत। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ गया है। आहार नाल आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं पाचन ग्रंथियां क्या होती है। क्या देखते हैं हम? पाचन ग्रंथियां क्या होती हैं। ठीक है, तो पाचन ग्रंथियां देख लेते हैं हम। पाचन ग्रंथियां क्या होती हैं? ये निम्न प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? निम्न प्रकार की। पहली हमारी पाचन ग्रंथि है लार ग्रंथियां, यानी जिससे स्लाइवा बनता है, यानी जिससे हमारा भोजन चबाने का काम होता है और इसमें लार मिलता है, यानी भोजन पचाने का मेन काम क्या करता है? चबा चबा के जब इसमें हमारा लार्वा बनता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये यानी लार ग्रंथियां होती हैं। इसके बाद हमारा आता है यकृत। क्या आता है? यकृत। फिर इसके बाद आता है अग्नाशय। क्या आता है? अग्नाशय। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको हो गए हैं और ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करिए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जल्दी से हम इसके आगे का टॉपिक आपको समझाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। तो चलिए दोस्तों, हम इसके आगे का देख लेते हैं कि क्या टॉपिक है। मतलब हमने इसके पहले के सारे टॉपिक हल कर लिए हैं। अब हमें देखना है कि श्वसन क्या है। ठीक है, श्वसन क्या है, श्वसन किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं और फिर आगे समझते हैं कि हमारे जैव प्रकरण चैप्टर में क्या क्या हेडिंग्स हमको याद करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है श्वसन। क्या कह रहा है कि श्वसन यानी श्वसन क्या होता है, ये हमसे पूछता है। ठीक है, श्वसन क्या होता है, तो आपको पता ही है कि श्वसन एक सिंपल सी बात है, यानी हम जो सांस लेते हैं उसी को क्या कहते हैं? श्वसन कह देते हैं ना। यानी सांस अंदर बाहर करते हैं ना, ऐसे ऐसे छोड़ते हैं, ऐसे करते हैं ना, यानी अंदर लेते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो वो क्या कहलाती है? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन। तो चलिए हम श्वसन को समझ लेते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन, क्या कहता है? शरीर के बाहर से, यानी पेड़ पौधों से जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यानी लेते हैं। ठीक है, ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार, यानी जो हमारी कोशिका की आवश्यकता होती है तो उसके आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में, क्या? खाद्य स्रोत के विघटन में उसका प्रयोग श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका प्रयोग श्वसन कहलाता है। तो ये बहुत इजी था, आपको समझ में आया? बताइए सभी लोग, आया? जी हाँ। तो चलिए देखते हैं, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। क्या कहता है ये कि जब हम किसी भी अपने शरीर में जब श्वसन लेते हैं, क्या करते हैं? श्वसन लेते यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जो हमारी कोशिका की आवश्यकता होती है, तो इसकी आवश्यकता अनुसार जो खाद्य स्रोत के विघटन में उसका क्या होता है? प्रयोग किया जाता है, वही हमारा श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो है ना इजी? बताइए सभी लोग।
यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना अपने शरीर में, यही हमारा श्वसन कहलाता है। ठीक ठीक है सभी लोग, पॉइंट समझ में आया। अब हम देख लेते हैं कि श्वसन के प्रकार क्या है। क्या देखते हैं? श्वसन के प्रकार क्या है। तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। कौन सा? ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन क्या होता है ये पहले हम देख लेते हैं। ऑक्सी श्वसन इस प्रकार के श्वसन क्रिया में, क्या कहता है ये? इस प्रकार के श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति, क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। क्या होती है? अनिवार्य होती है। अधिकांश जीवों में ऑक्सी श्वसन होता है। क्या कहते हैं ये? अधिकांश जीवों में ऑक्सी श्वसन होता है, यानी बहुत से जीवों में ऑक्सी श्वसन होता रहता है। ठीक, इतना समझ में आया आपको? फिर इसे कहते हैं इन्हें ऑक्सी, क्या? ऑक्सी जीव, यानी ऑक्सी जीव या वायु जीव, क्या? वायु जीव कहते हैं। ठीक है। ऑक्सी श्वसन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। किसमें संपन्न होता है बताएं सभी लोग? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया क्या हमारी कोशिका में पाए जाते हैं। किसमें? कोशिका में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारी कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका। तो सभी को इसके बारे में पता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जिसको नहीं पता है वो कमेंट करिए, हम इस पर भी वीडियो आपको बना देंगे। ठीक है। तो एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं ऑक्सी श्वसन के क्या कहते हैं ये। इस प्रकार की श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी जब ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति होती है तो अधिकांश जीवों में ऑक्सी श्वसन होता है। क्या होता है? अधिकांश जीवों में ऑक्सी श्वसन होता है। ठीक, फिर इसके बाद देख लेते हैं ऑक्सी श्वसन, यानी ऑक्सी श्वसन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं। किसमें संपन्न होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसका एक वो देख लेते हैं, हमारा एग्जाम्पल तौर पे सूत्र देख लेते हैं क्या होता है। C6H12O6, क्या? C6H12O6 यानी ग्लूकोज। क्या ये? ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज के साथ O2 की क्रिया कराते, क्या कराते? क्रिया, तो हमारा CO2 बनता है, H2 बनता है, H2O बनता है यानी जल बनता है, और ATP बनता है। क्या? ATP। ठीक है, और 673 कार्बन बनता है। इसका ऊर्जा, ये क्या होती है? हमारी ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा। ठीक, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद अनऑक्सी श्वसन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? अनऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं। यानी ऑक्सी श्वसन हमने देख लिया, अब हम देखेंगे अनऑक्सी श्वसन। तो अनऑक्सी श्वसन में क्या है? जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन इसमें नहीं होता। क्या? उपस्थिति, अनुपस्थिति का मतलब यही, उपस्थिति यानी होता है, अनुपस्थिति यानी नहीं होता। तो जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अनऑक्सी श्वसन। यानी जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा और वहां श्वसन किया जाएगा तो वो कहलाएगा अनऑक्सी श्वसन। सिंपल सी चीज है, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ रहा ना। कि इसमें देखते हैं, इसमें श्वास नली क्या होती है। इसमें श्वास नली पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या? श्वास नली पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक, इतना समझ में आया। तो फिर इसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल व CO2 बनते। क्या बनते हैं? इसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल व CO2 बनते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया में जल नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? जल, यानी H2O इसमें नहीं बनता। देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे C6CH12O6, यानी हमने ग्लूकोज को लिया। जब हम इसमें क्रिया कराएंगे तो इससे क्या प्राप्त होगा हमें? एथिल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, ये हमारा एथिल अल्कोहल है। CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना और 27 केल्विन ऊर्जा बनी। क्या बनी? ऊर्जा बनी। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, आ रहा है ना सभी को? और वीडियो में मजा आ रहा है ना? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे का टॉपिक लिखाते हैं। तो चलिए हम इसके आगे के देख लेते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे? ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में अंतर क्या होता है। क्या? ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में अंतर क्या होता है। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए।
तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको एक पेपर में कोई भी अंतर पूछता है। क्या पूछता है? अंतर। तो आपके एग्जाम में 1 2 या 2 3 अंतर आ जाते हैं, या करके 2 आ जाते हैं। ऐसे आपके चैप्टर में से अंतर जरूर पूछता है, तो आपको किसी का भी अंतर आ सकता है, इसीलिए आप क्या करिए, अंतर भी पढ़ते जाइए। अंतर क्या रहता है? एकदम इजी रहता है, उसमें कुछ नहीं करना होता। उसमें उसका जिसके बारे में पूछता है, जिन दोनों टॉपिक पे बीच में कि इनमें क्या अंतर है, तो उनका क्या करना होता है, जस्ट अपोजिट। यानी जो एक बार किसी एक के बारे में अगर हमें पता है, तो उसके दूसरे का क्या रहता है, जस्ट अपोजिट रहता है। क्या रहता है? जस्ट अपोजिट रहता है। तो इसमें क्या होता है, अंतर। यानी हम क्या करते हैं, अंतर में मेन क्या होता है, किसी का अंतर, यानी किसी चीज के बीच में अंतर निकालना कि ये अगर ऐसा है तो ये कैसा है, ठीक है, ये हम निकालते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी शोषण में अंतर देख लेते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो क्या कहता है, ये ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पहला इसमें पॉइंट है, इसमें किसमें, ऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अनऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। यानी ये अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपना काम करता है, ठीक है। यानी इसमें ऑक्सीजन को होना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन को नहीं होना चाहिए। जब ऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन होगा तभी ये क्रिया होगी, और अनऑक्सी शोषण में जब ऑक्सीजन नहीं होगा, अनुपस्थित होगा, तब वो क्रिया होगी, ठीक है। हमारा पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा हमारा पॉइंट क्या कहता है, श्वास नली, यानी श्वास नली पदार्थ का पूर्ण यानी पूरा ऑक्सीजन होता है। इसमें क्या रहता है, श्वास नली पदार्थ का, जो श्वास नली हमारी होती है, तो उसका जो पदार्थ होता है उसमें पूरा ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? पूरा ऑक्सीजन होता है। और इसमें श्वास नली पदार्थ का पूरा ऑक्सीजन नहीं होता। क्या होता है? इससे पूरा ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर इसमें ये कहता है CO2 व जल में अंतिम उत्पाद होते, यानी CO2 व जल में, यानी H2O में अंतिम उत्पाद होते हैं। क्या कहता है ये, CO2 और जल में अंतिम उत्पाद होते हैं, और इसमें अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल व CO2 होते हैं। यानी इसमें क्या होता है, एथिल अल्कोहल और CO2 अंतिम उत्पाद होते हैं, ठीक है, यानी अंतिम में प्राप्त होने वाले। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, यानी क्या हमारा जल हमारा इसमें नहीं बनता है, और इसमें हमारा जल बनता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। फिर इसके बाद चौथा हमारा नंबर है, अधिकतर जीवों में यही होता है। क्या होता है? अधिकतर जीवों में यही होता है, मतलब ऑक्सी श्वसन होता है। क्या होता है? अधिक से अधिक जीवों में क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑक्सी श्वसन होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या कहता है, कुछ जीवों में विशेष परिस्थितियों में होता है, यानी ये अनऑक्सी श्वसन जो हमारा होता है, तो क्या होता है, कुछ जीवों में होता है, या आवश्यकता पड़ने पर होता है, यानी नहीं होता। मतलब कि जब ये बहुत ही आवश्यकता होती है तब इसका उपयोग किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता है, ठीक है। और ऑक्सी शोषण का उपयोग अधिकतर होता रहता है, ठीक है। ये हमारा मेन पॉइंट है। इसमें कोई भी याद करने लायक आपको नहीं है कि आप बहुत ही रट्टा मार के याद करें कि ये होता है, ऐसे नहीं याद करना है आपको। एक बार आप पढ़ लेंगे तो हमें 100% पता है कि आप एग्जाम में लिख के आएंगे, आपको दिमाग से भूलने वाला नहीं है, ठीक है। तो मजे लेके याद करना है और पढ़ना है, ठीक है। कोई भी आपको इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप इसमें इतनी भी टेंशन ले, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना, बोलिए सभी लोग, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं, ग्लूकोज के एक अणु में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। क्या कहता है ये, कि अगर ग्लूकोज के एक अणु में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती, क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ठीक है। फिर ये इसका जस्ट अपोजिट यानी अनऑक्सी शोषण में क्या कहता है, ग्लूकोज के एक अणु से, क्या, एक अणु से केवल 27 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। क्या, 27 किलो। इसमें कितने निकल रही थी, 673, कितनी, 673। इसमें कितनी निकल रही है, 27। तो आपको इतना याद रखना है कि इसकी 673 निकलती है ऑक्सी शोषण की, और अनऑक्सी शोषण की हमारी निकलती है 27, ठीक है, 27। तो आप एक पॉइंट अगर याद कर लेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ
जिसके माध्यम से आप तुरंत याद कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको ये इतनी सारी डिफिनेशन नहीं याद करनी कि कोई एक वर्ड याद करना है, क्या कोई एक मैजिक वर्ड याद करना है जिससे तुरंत याद हो जाए। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या लिखना है, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन प्लस लिख देना है। क्या लिखना है, ऑक्सीजन प्लस, यानी ऑक्सीजन इसमें होता है। इसमें आप लिख देंगे इसका जस्ट अपोजिट ऑक्सीजन माइनस, क्या ऑक्सीजन माइनस, यानी ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, हटा देंगे इसको। फिर इसमें श्वास नली पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीजन होता है, तो आपको लिखना है पूर्ण ऑक्सीजन, यानी पूर्ण O2 लिख देना है, पूरा O2। और इसमें क्या लिख देना है, मतलब पूर्ण O2 नहीं है, बस इसका उल्टा लिया। फिर आप इसका ना भी लिखे तो चल जाएगा आपको। अगर इसका आ रहा है तो इसका तुरंत बन जाएगा। अगर आप इसका पूर्ण O2 लिखा है तो आपको तुरंत पता चलेगा, अगर इसका पूर्ण है तो उसका पूर्ण होगा। ठीक है, इतना इजी है, ये ट्रिक आपको पता चली। फिर इसके बाद CO2 जल में अंतिम उत्पाद होते हैं, यानी आपको पता है कि CO2 और जल इसमें अंतिम उत्पाद होते हैं ना। तो आपको क्या करना है, इसमें जल को हटा देना है। किसका हटा देना है, जल को। या आप जल को हटा देंगे और एथिल अल्कोहल ले आएंगे, जल की जगह एथिल अल्कोहल ले आएंगे, तो आपका ये बन जाएगा अनॉक्सिक श्वसन का। ठीक है, तुरंत याद हो जाएगा। फिर ये कहता है अधिकतर जीवों में ये होता है, यानी अधिकतर जीवों में अगर ये होता है, आपको ये पॉइंट पता है कि ये सभी जीवों में होता है, यानी अधिकतर होता रहता है, तो आप उसका जस्ट उल्टे बना लेंगे कि अधिकतर जीवों में नहीं होता है। क्या होता है, अधिकतर जीवों में नहीं होता है, उसे तो पढ़ने पर होता है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी टिप्स करने हैं तुरंत याद कर लेंगे आप। फिर इसके बाद है ग्लूकोज के एक अणु में 673 किलो कैलोरी होती है। क्या, ग्लूकोज के एक अणु में 673 किलो कैलोरी होती है। तो इसमें क्या है, ग्लूकोज के एक अणु में 73 कैलोरी नहीं होती है। तो क्या करेंगे, इसका ग्लूकोज के एक अणु में 673 कैलोरी होती है, इतना सबको पता है। ठीक है, तो इसका क्या याद रखना है, 673 याद कर लेंगे और इसका 27 याद कर लेंगे। ठीक है, तो आपको इतना हमने याद कराया, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। तो आप इसका क्या करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिए, ताकि अगर यूपी बोर्ड में आपको पूछ ले तो आप इसको तुरंत लिख सके। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे के टॉपिक आपको लिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके आगे के टॉपिक देख लेते हैं कि मानव का श्वसन तंत्र क्या होता है, यानी मानव का श्वसन तंत्र क्या होता है, मानव के द्वारा हम कैसे सांस लेते हैं अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें ये क्या कहता है कि मानव में श्वसन की क्रिया, यानी मानव जब श्वास लेता है तो इसमें निम्न प्रकार के चरणों में ये होता है, यानी जब मानव श्वास लेता है तो किन किन चरणों में पूरा होता है, ये हम देखेंगे। तो इसमें हमने 3 टॉपिक बनाए हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, यानी O2 और CO2 क्या करता है, अंदर सांस को लेता है और बाहर निकालता है। कहने का मतलब बस इतना सा है कि जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधों के द्वारा जब हम ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं तो सांस लेते हैं, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, आदान। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो क्या होता है, प्रदान, यानी आदान प्रदान, यानी लेना और देना। ठीक है, तो यही हमारा आदान प्रदान कहलाता है। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो फिर उसके रूप में जब हम दोबारा ऐसे करते हैं तो क्या होता है, CO2 निकलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, वही ऑक्सीजन नहीं निकलती है। ये लोग बहुत लोग सोचते हैं कि हम अगर ऑक्सीजन लेते हैं अंदर तो ऑक्सीजन ही बाहर निकलती है, तो ऐसा नहीं होता है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वहाँ बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 गैस निकलती है। ठीक है, जो पेड़ पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है, अगर हम ऑक्सीजन नहीं पाएंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे, वैसे अगर पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाएंगे तो उनका जीवन संभव नहीं है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, यानी इसमें क्या कहता है सेकेंड टॉपिक में कि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है तो उसमें क्या होता है, बीच में उनके बीच में क्या होता है, परिवहन होता है। क्या होता है, परिवहन होता है। ठीक है, ये अब हमारा 3 टॉपिक आता है। क्या आता है, 3 टॉपिक, यानी 3 टॉपिक हमारा क्या है इसमें कि भोज्य पदार्थों का, क्या, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण व ऊर्जा का मुक्त होना, यानी जब हम भोज्य पदार्थ लेते हैं तो उसमें जो ऑक्सीकरण, यानी जब ऑक्सीकरण होता है तो उसमें क्या होती है, ऊर्जा, जो हमें ऊर्जा मिलती है वो क्या होती है, मुक्त होती है। क्या होती है, मुक्त होती है, यानी निकल जाती है, तो वही हमारा क्या कहलाता है। ठीक है,
नशीकरण यानी श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ठीक है, जितना आपको समझ में आए। फिर आपको ये दिखा लेते हैं कि मानव में श्वसन तंत्र या क्या होता है। मानव का श्वसन तंत्र क्या है? मार्कर ही नहीं चल रहा, 1 मिनट। मानव का श्वसन तंत्र क्या होता है? मानव का श्वसन तंत्र, जैसे हम यहाँ से सांस लेते हैं, ये हमारा क्या होता है? नशा द्वार होता है, जिससे हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं अंदर। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? नासिका। जब नासिका के द्वार माध्यम से जब हम सांस लेते हैं तो यही हमारा नशा द्वार कहलाता है। ठीक है, और उसके नीचे हमारा मुख होता है, जिससे मुख हुआ कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारी श्वास नली होती है। अब श्वास नली और भोजन नली अलग अलग होती है, दोनों एक नहीं होती। लोग सोचते हैं कि यहाँ से जो नली जाती है तो दोनों एक ही होती, नहीं।